नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 17 जुलाई 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 17 जुलाई 2025। तो आज के द हिंदू के अंदर या दूसरे जो न्यूज़पेपर्स है उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, चलो हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट मर्जेस 36 स्कीम्स टू फ्लोट फार्म प्रोग्राम। देखो समझना, हमारा जो इंडिया है ना, इस इंडिया में जो मैक्सिमम लोग जो एम्प्लॉयड है ना, वो कौन सा फील्ड है? तो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है ना। हमारी जो कंट्री है उसकी जो जीडीपी मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, आप इस बात को जानते हैं। और जो टर्सरी सेक्टर होता है उसके ऊपर हम तेज गति से बढ़ रहे हैं बेसिकली ना, जो आपका सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर अच्छा एक बात बताओ, अगर फार्मर्स उगाएगा ही नहीं, अगर कुछ उगेगा नहीं खाने को लेकर, तो कल क्या हो जाएगा? फूड क्राइसिस हो जाएंगे। और दूसरी बात, हमारे भारत में अभी आपने पढ़ा था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था कुछ दिन पहले, तो हमने देखा कि हमारी पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है लमसम, ठीक है। तो हमें इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों के लिए खाना भी बनाना होता है। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें एक्सपोर्ट करना पड़े ना कि इम्पोर्ट करना पड़े, यानी कि हम पैसा कमाएं ना कि कहीं से इंपोर्ट करके पैसा गंवाएं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो हमारे जो फार्मर्स, जो किसान भाई है, उन लोगों के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाती है। जैसे सोइल की फर्टिलिटी से रिलेटेड सोइल हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं, जो हमने लास्ट द हिंदू एनालिसिस के सेशन में डिस्कस किए थे, ठीक है। सिमिलरली उनको अच्छे से उनको मोटिवेट किया जा सके एग्रीकल्चर करने के लिए, तो उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दी जाती है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना होती है उसके अंडर आपको पता है कि साल के 6,000 रुपए पर ईयर, और वो भी कितनी किस्तों में? 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों में किसानों को दिए जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं, कृषि सिंचाई योजना चलाई जाती है, दुनिया भर के लोन स्कीम्स चलाई जाती हैं, ताकि क्या हो सके? मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके और हमें किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। उसके बाद भी याद रखना, इस बार का जो बजट था हमारा 2025-2026 का बजट, उस बजट में हमारी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। और जो ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है वो इस बार के बजट में लॉन्च की गई थी। और इस बजट की इस स्कीम के अंदर सरकार ने पहले से चल रही किसानों से रिलेटेड जो 36 स्कीम थी उनको मिक्स करके इसी के अंदर क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। और बस याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसमें 24,000 करोड़ रुपीस पर ईयर एनुअली खर्च किए जाएंगे, और वो अगले 6 सालों तक, नेक्स्ट 6 ईयर तक क्या होंगे? वो पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। 24,000 करोड़ पर ईयर की बात हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो 100 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ढूंढा गया, कौन सी 100 डिस्ट्रिक्ट जहां पर मैं कह सकता हूं कि सोइल की फर्टिलिटी कम है, मान लो वहां पर फॉर एग्जांपल इरिगेशन के लिए पानी की कमी है, ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया जाएगा और उसके अंदर इन सारी स्कीम्स का यूज बेनिफिट लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारा प्रोडक्शन है, उसको क्या किया जा सके? बूस्ट किया जा सके। तो द यूनियन कैबिनेट ऑन द वेडनेसडे अप्रूव्ड द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना to enhance agricultural productivity and increase adoption of the sustainable agriculture practices across the country. The scheme was announced in the union budget इस साल आई थी। After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw told press persons that the center had merged 36 schemes of 11 ministries into the PMDDKY। तो याद रखना, जो आपकी PMDDKY है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। उसके अंदर जो पहले की 36 स्कीम थी उनको मर्ज कर दिया गया है, और जो अगले 6 साल के लगभग 24,000 करोड़ रुपए उसमें क्या किए जाएंगे? इन्वेस्ट किए
चाहेंगे। डिस्ट्रिक्ट्स टू बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द 3 की इंडिकेटर्स, है ना, जैसा अभी मैंने बोला था लो प्रोडक्टिविटी, है ना, सोइल की फर्टिलिटी कम है मान लो कहीं पे, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है, जगह अच्छी है लेकिन जो क्रॉप उगाई जाती है वो बहुत कम उगाई जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ लेस क्रेडिट डिस्पर्समेंट। क्रेडिट डिस्पर्समेंट क्या होता है कि किसानों को क्रेडिट दे देना, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन दे रखी है, तो मेरे पास 5 लाख की क्रेडिट लाइन है, मैं 5 लाख रुपए तक यूज कर सकता हूं, मान लो मैंने 2 लाख रुपए यूज कर लिए, 3 लाख बच गए। अब मैंने उन 2 लाख रुपए को, जितना पैसा मैंने यूज किया था उतना मुझे इंटरेस्ट लगेगा, वो भी मिनिमम इंटरेस्ट होता है, और उसके बाद मैं उसे पे कर दूंगा, फिर मेरे पास 5 लाख का कॉर्पस रह जाएगा। फिर कभी मुझे अगर मान लो जरूरत पड़ गई, कभी ट्रैक्टर खराब हो गया, कभी कुछ बात हो गई, मेरे को खेती करनी है, तो मैं उसके लिए उस पैसे का यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास एक क्रेडिट लाइन भी मेंटेन रहती है, जिससे मैं इस बात के लिए मोटिवेटेड रहता हूं कि मैं क्या करूं, फसल का प्रोडक्शन करता रहूं, ठीक है। तो इस बात के लिए क्या किया जा रहा है, तो PMDDKY योजना जो है आपकी, उसको क्या कर दिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इससे लगभग ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होने वाला है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें वो है कनेक्टिविटी। आप कनेक्टिविटी कैसे पहुंचाओगे ना, बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं, रूरल एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर मेन शहरों से, सिटीज से कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर बीज खरीदने के लिए ना, सीड्स वगैरह के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, तो लोग इतना ध्यान नहीं। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये कैसे बैठाएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा आपकी सरकार के सामने, ठीक है। और इससे रूरल डेवलपमेंट भी होगा अगर इंप्लीमेंट होती है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो सिंपल 1 लाइनर में इसको याद रखना है, कुछ इसके फैक्ट भी याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। फेंसिंग आउट द वोटर इन बिहार पोल रोल प्रिपरेशन। देखो ये एक ऐसा इशू है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, इसके ऊपर हम भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि बिहार के अंदर अभी इलेक्शन होने वाला है, और इलेक्शन से जस्ट पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो जो इंस्ट्रक्शंस थे SIR, ठीक है, वो उनको इम्प्लीमेंट कर रही है। और उसके अंदर जो आपका पोल्स है, जो वोटर्स है, उसके अंदर रिवाइज किया जा रहा है। क्या रिवाइज किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो 2003 से पहले के जो बोर्न है उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 2003 जिसका जन्म हुआ है उसको क्या करना होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखानी होगी। अब प्रॉब्लम वही आ जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है, ठीक है, वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट कर जाते हैं। अब मान लो कोई 20 साल से बाहर रह रहा था, वहाँ पर किसी बच्चे का जन्म हो गया, उसने तो कोई ना वो 10th पास करवाई, ना वो कहीं का कुछ है, उसके पास जस्ट आधार कार्ड था और राशन कार्ड में उसका नाम था बिहार में, तो उनकी वैलिडिटी को तुमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब मैंने कहा था कि लास्ट टाइम ये बात कहाँ गई थी, सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को दोबारा हियरिंग करने की बात कही थी। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही कि आप कैसे इस बात को अप्रूव करोगे, कैसे इस बात को प्रूफ करोगे कि यार कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। अब कैसे इसे आइडेंटिफाई कर दोगे, कैसे मान लोगे कि 2003 के बाद का पैदा हुआ बच्चा या जो भी आदमी है वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो समझना, टू बी श्योर आर्टिकल 324 हमने काफी बार पढ़ा है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही आर्टिकल होता है, ठीक है। कब बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आई थिंक अब तक तो सबको याद भी हो गया होगा, 25 जनवरी 1950। और इसीलिए 25 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे भी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कितने मेंबर्स बॉडी होती है, 3 मेंबर बॉडी होती है। 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है वो कौन है, ज्ञानेश कुमार। अदर कौन है, तो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। एटलीस्ट ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि कहना क्या चाह रहा है, तो समझना, to be sure, Article 324 of the Constitution empowers the Election Commission of India to maintain superintendence, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। हाँ, वो बना सकता है, उसका राइट है। आर्टिकल 326 ऑल्सो मैंडेट्स दैट द इलेक्शंस आर प्रेडिक्टेड ऑन एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज क्या होता है, जो 18 ईयर प्लस का होगा, ठीक है। पहले ये 21 होता था, आपको पता होना चाहिए, पहले ये 21 ईयर हुआ करता था, इसको बाद में 18 ईयर किया गया था राजीव गांधी के टाइम पर। कौन सा अमेंडमेंट था, तो आपको पता होना चाहिए, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से इस अडल्ट सफरेज को कर दिया था 18 साल, ठीक है। इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी बोल देते हैं, ठीक है।
दैट इज टू से एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हर आदमी जो नागरिक है यहाँ का, एंड हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर, जो 18 साल से कम नहीं है, मतलब उसके ऊपर है, ऑफ द एज ऑन एन अपॉइंटेड डेट शैल बी एलिजिबल टू वोट, वो वोट देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ये लिखा हुआ है 326 में, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है बेसिकली, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी, समझ गए। अब उन्होंने कहा कि आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। अगर मेरे पास आधार कार्ड है तो इनवैलिड कर दिया, मेरा राशन कार्ड इनवैलिड कर दिया, तो अब मैं कैसे इस बात को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, कैसे मैं इस बात को प्रूफ कर पाऊंगा कि हाँ मैं यहाँ का मेंबर हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ, यहाँ का सिटीजन हूँ। तो आपने क्वेश्चन मेरी वोटिंग के ऊपर नहीं डाला है, क्वेश्चन मेरी नेशनलिटी के ऊपर आ चुका है कि मैं भारत का नागरिक ही नहीं हूँ। जबकि भारत का नागरिक होने के लिए आपने पढ़ा होगा इंडियन सिटीजन, अगर तुम हो इंडियन सिटीजनशिप अगर तुम पाना चाहते हो तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 5 to 11 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किसकी बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं। और जो सिटीजनशिप है वो हमारी कैसी सिटीजनशिप है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप भारत के नागरिकों को मिली हुई है, ठीक है। अगर भारत के आप सिटीजन हो तो सिंगल सिटीजनशिप रख सकते हो। और इसको पाने के 5 तरीके होते हैं और इसके खोने के 2 तरीके होते हैं। जैसे बाय बर्थ, जन्म आपका यहाँ हुआ है ना, बाय डिसेंडेंट यानी कि तुम्हारे फादर या मदर के जो जन्म हो यही हुआ है, पेरेंट्स यही पैदा हुए हैं। तो ये बात तो आप मान रहे हो ना खुद से कि भाई उनके 2003 से पहले वाले सब वैलिड हैं, 2003 के बाद वाले वैलिड नहीं माने जाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। तो जब उसके मम्मी पापा यहाँ पर सिटीजन हैं और वो यहीं पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिकली सिटीजन तो हो चुका है वो, फिर उसको इस बात का प्रूफ करने की कहाँ जरूरत आ चुकी है कि वो सिटीजन है कि नहीं है, और उसका वोटर कार्ड तो बना हुआ ही है, इसीलिए तो वोट डालने जाना चाहता है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अपने ही बनाए हुए उस जाल में क्या हो रहा है, फंस रहा, और कुछ भी नहीं है, समझ गए। और देखते हैं आगे क्या बात कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। टू दैट एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950, समझना जो आपका आरपीए है ना, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आरपीए 2 हैं, 1950 वाला भी है, 1951 वाला भी है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखना, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 डील करता है विद द सिटीजन्स। देखो ऐसे याद रखा करो, अगर आपसे कहा जाए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने लिखा है। और जहां वी द पीपल की बात आती है, हम सबसे सुपीरियर माने जाते हैं, सुप्रीम माने जाते हैं, हमारे राइट्स के साथ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस रिट्स, वो तुम सब पढ़ते हो, समझ गए। तो यहां पर कहा गया पहले कौन आएगा, तो 50 या 51, तो 1950 तो पहले हमारी बात होगी, पीपल ऑफ इंडिया यानी लोगों की बात होगी। 51 में किसकी बात होगी, पॉलिटिशियंस की बात होगी, पॉलिटिकल पार्टीज की बात होगी। तो जब भी कभी आरपीए 1950 दिखे तो समझ जाना अपनी बात हो रही है, 1951 दिखे तो समझ जाना पॉलिटिशियंस की या पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, ऑथोराइजेज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिवाइज द रोल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम आप उसे रिवाइव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इवन टू कैरी आउट स्पेशल रिविजन्स, जो एसआईआर वाली गाइडलाइंस हमने पढ़ी थी, वेयर नेसेसरी, बट दीज पावर्स आर नॉट अनलिमिटेड, लेकिन इन पावर्स की भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अच्छा एक बात समझना, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आगे डिस्कस कर लेता हूं, जस्ट इसको आप एक बार रीड जरूर कर लेना ना, इसकी थीम जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, पहले ये समझो, आप सभी ने अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो आर्टिकल 14 से अवेयर होंगे। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। और इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि जो कानून है वो सभी के लिए क्या रहेगा, इक्वली प्रोटेक्टेड रहेगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे समझना, अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे मैं किसी भी जाति का हो, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, रेस, कुछ भी हो, इन 5 बिहाफ पर मेरे साथ किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ना। लेकिन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी, ए क्लासिफिकेशन मेड बाय द स्टेट मस्ट सेटिस्फाई ए 2-part टेस्ट। There must be an intelligible differentia distinguishing those people
ठीक है। हाँ, दोज पीपल ग्रुप टुगेदर फ्रॉम दोज पीपल लेफ्ट आउट, ठीक है। जो लोग बचे हैं, जो लोगों को आप उसमें काउंट कर रहे हो, किसी भी तरह का किसी के साथ भी क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। याद रखना, इवन अगर कोई बाहर से भी आता है, अगर कोई फॉरेनर्स भी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ दी गई है, ये भी ध्यान रखना। And that differentia must bear a rational relation to the object sought to be achieved by the law or action in the question, ठीक है। The legitimacy of an election depends not only on the fairness of its outcome but also on the inclusiveness of its process। मतलब यहाँ पर ये जो बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जब तक आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, जब तक आप उन चीज़ों को यूज नहीं करोगे, तब तक उनके होने की कोई वैल्यू ही नहीं है। पहली बात तो जब आप कह रहे हो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होगा, फिर एक तरफ आप कह रहे हो वहाँ पर कि आपकी जो नेशनलिटी है उसको आपको प्रूव करना होगा, दूसरी तरफ कह रहे हो कि उसको सिटीजनशिप को पाने के 5 तरीके हैं, और उसके बाद उसका जो बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है यहीं पे, तभी तो उसके मम्मी पापा यहाँ थे, तभी तो यहाँ पे है बेसिकली, तो उसकी वोटर्स जो उसका यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है या उसकी जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, उसके ऊपर तो क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्ट बात गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था, उन्होंने एडवाइस दी थी, ये नहीं कहा था मैंडेटरी है, उन्होंने जस्ट एडवाइस किया था कि भाई राशन कार्ड और आधार कार्ड को इंक्लूड कर लो, और 28 जुलाई तक का टाइम दिया। देखते हैं उसके अंदर क्या बात होती है, क्या बात नहीं होती है। इसमें इस आदमी ने जस्ट क्या बात की है, आर्टिकल लिखने की कोशिश की, और आदमी नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े एडवोकेट भी हैं, ठीक है। तो अच्छा आर्टिकल है, जस्ट आप इसको रीड भी कर सकते हो। वही सब बातें इसके अंदर डिस्कस की हुई, जैसे आधार कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC विच इज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और राशन कार्ड। बट व्हाट डज द वर्ड कंसीडर मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? मस्ट द ECI accept these documents as a valid evidence or merely review them and reject them if it so chooses? The ambiguity leaves enough doubt to create a further delay which can also potentially lead to the creation of a fail compliance. By the time the matter returns to the court, the draft roll will be on the verge of the publication, ठीक है। तो ये सब बातें डिस्कस की हुई है, देखते हैं। बात सारी किस पे डिपेंड कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड कर रही है। आप जस्ट ये बेसिक बातें जरूर याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। A tectonic shift in thinking to build seismic resilience। क्या होता है seismic resilience, समझना। आज के टाइम पर जो एक ऐसा थ्रेट है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, हालांकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके नुकसान बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारी धरती है, हमारी जो अर्थ है बेसिकली, वो किसके ऊपर है, तो प्लेट्स के ऊपर टिकी हुई है। और जो प्लेट्स के ऊपर, प्लेट्स कहाँ से आए, तो आपको पता है कि हमारी अर्थ 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को हम क्रस्ट कहते हैं, फिर हम उसे मेंटल कहते हैं सेकंड लेयर को, और मेंटल के बाद क्या आता है, कोर आता है। और यहाँ पर जो है लिक्विड फॉर्म में आयरन भरा हुआ है। इतना ही मैं नीचे चला जाऊँ तो पूरा अर्थ बन जाएगी, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है। और मैंने कहा यहाँ पर आप लोग रहते हो, पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर घूम रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर ओशियन है, ठीक है, समुद्र बना हुआ है, ठीक है, जो भी है पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब जो अर्थ है उसकी क्रस्ट के अंदर प्लेट्स मूव करती हैं, और जो प्लेट्स होती हैं वो किसके ऊपर तैर रही होती है, तो इनके बीच में क्या पाई जाती है, डिसकॉन्टिन्यूटी। एंड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है कि उसके बीच में पूरे सॉलिड बीच में लिक्विड आ जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, मैग्मा होता है। और ये जब धरती के बाहर आ जाता है तो हम इसे लावा कह देते हैं, ठीक है, समझना, थोड़ा सा जो ज्योग्राफिकल टर्म है। और ये जो मैग्मा होता है ये ऊपर की तरफ इस प्लेट के ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल प्रेशर लगाता है, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करता है। अब इसकी एनर्जी से यहाँ पर इस प्लेट में मान लो हो गया ब्रेकेज, और जैसे ब्रेकेज हुआ तो यहाँ से वेव्स निकलेंगी और सीधे यहाँ आकर टकराएंगी, और हम क्या कहेंगे, धरती पे क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया। द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ, कभी कभी एक्सटर्नल फोर्सेज भी हो जाते हैं, जैसे टिहरी डैम वाला एग्जांपल हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। कई बार क्या होता है, प्लेट जो होती है, एक होती है ओशियनिक प्लेट, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशियनिक प्लेट जो होती है हैवी होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइट होती है। ओशियनिक प्लेट जो है एवरेज 5 सेंटीमीटर मूव करती है साल में, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो लगभग एवरेज 2 सेंटीमीटर मूव कर जाती है।
तो जब ये आपस में चलती हैं तो अगर आपस में टकराती हैं, है ना, जब आपस में टकराएंगी तो क्या बनेगा, कोई नई स्ट्रक्चर बनेगी धरती के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे हिमालय। हिमालय जो है वो इंडियन और जो आपकी चाइनीज या एशियन प्लेट है उसके टकराने से बना है। और इंडिया कौन सी प्लेट पर है, तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बट इंडिया लाइक इसमें करता है एशियन कॉन्टिनेंट में करता है, ये भी ध्यान रखना। तो जब ये टकराए नीचे से इंडिया वाली प्लेट, तो बीच में क्या हुआ, हमारी ओशनिक प्लेट थी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, एक भारी एक हल्की, दोनों टकराएंगी, टकराने से क्या हुआ, बीच में से एक स्ट्रक्चर निकल के चली गई, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। और हिमालय में हर साल क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, भयंकर तरीके से अर्थक्वेक आते हैं, जैसे अभी म्यांमार में आया था, तिब्बत में आया था, उन्हीं की बात कर रहा है ये, कि एक ऐसा थ्रेट है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, और हमें इससे निपटना होगा, क्योंकि इससे बहुत सारी जो जानें हैं, लाइफ है, वो चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं, अचानक से तुम घूमने गए हुए थे शिमला मनाली, अचानक से नीचे से प्लेट हिली, क्योंकि प्लेट तो साल भर में मूवमेंट करती ही है, और ऊपर से धरती हिल गई, और मान लो लैंडस्लाइडिंग हो गई या कुछ भी हो गया, और वहां पर भूकंप से पूरी बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, और आप चलते 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 ऊपर से पहाड़ आके गिर गया आपके ऊपर, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए, समझ गए। जैसे 2015 में एक अर्थक्वेक आया था, वो भी इसने इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है ना, नेपाल के अंदर आया था, वो हुआ कैसा था, टिहरी डैम, है ना। टिहरी डैम हमारा इंडिया का, याद रखना, हाईएस्ट डैम है, ठीक है। टिहरी डैम जो है वो हाईएस्ट है विद 260.5 मीटर हाइट, ठीक है। अब हुआ क्या, उसमें इतना पानी भर गया, इतना पानी भर गया, वो जहां पर बना था, कौन सी नदी पर बना था टिहरी डैम, तो याद रखना भागीरथी, ठीक है, भागीरथी। और जो भागीरथी है यही आगे जाकर अलकनंदा में मिलकर क्या बना देती है, देवप्रयाग में गंगा बन जाती है वो, ठीक है। इस भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ था उत्तराखंड में। इसके नीचे प्लेटें थी, पानी इतना भर गया, प्लेट नीचे से हिल गई और भूकंप आ गया, कहाँ पे, नेपाल में। बहुत सारी बिल्डिंगें गिर गई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2016-17 में कहा कि भाई इसका पानी कम कर दो, और हमने पानी वानी कम कर दिया, वरना अगर किसी दिन डैम टूट गया तो पूरी दिल्ली पानी में बह जाएगी, समझ गए। तो हमें इन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, हालांकि हम इसके लिए कोशिश करते हैं। हमारी इसरो, आपने पढ़ा होगा, हमारी इसरो और जो हमारा नासा है, उन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन भी लॉन्च किया था, शायद आपको याद होगा, जिसका नाम था निसार। और निसार के अंदर हमने सिर्फ यही किया था कि हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे कि इसकी अर्थ की दोबारा से, ठीक है, उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे जहां जहां पर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं, यानी कि जहां अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम निसार मिशन भी लॉन्च करें, ताकि एक सैटेलाइट हमेशा यही काम को फाइंड आउट करने के लिए बनी रहे, समझ में आ रही बात। तो ऐसे और भी चीजें होनी चाहिए जो हम इसके लिए एटलीस्ट ध्यान में रख सकें, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि प्लेट, ये तो कन्वर्जेंट प्लेट थी, टकरा गई, कभी कभी डाइवर्जेंट भी होती है, अलग जाती है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर भागती है तो रिफ्ट बन जाती है ना, वैली जैसी बन जाती है, और जब ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और कभी कभी प्लेट क्या होती है, पैरेलल होती है, तो ये भी आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है, या इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये भी हिलेगी साल में, ये भी हिलेगी, तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो ऊपर क्या होगा, धरती हिल जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएंगे। जैसे दुनिया में एकमात्र है सैन एंड्रियास, जहां पर प्लेटें पैरेलल हैं, और वहां पे हमेशा अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब आते रहते हैं। सुनामी क्या होती है, जब पानी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उसे हम सुनामी कह देते हैं, समझ गए। आपने मूवी भी देखी होगी सैन एंड्रियास, ठीक है, समझ गए। तो देखो वही सब बात कर रहा है। The tremors that were felt in Delhi on the July 10th, 2025 at 9:04 AM with a magnitude of 4.4 on the Richter scale. 4.4 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड था, यानी कि अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट आपके डेंजर जोन के अंदर वहां पर वो आता है ना। जैसे अभी बात कर रहा है कि आपका इंडिया सिस्मिक रिस्क इज रूटेड इन द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द इंडियन प्लेट कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट एट 4 सेंटीमीटर्स, वही सब बात कर रहा है। ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक कहा जाता है। 300 मिलियन पीपल जो है नॉर्थ इंडिया, नेपाल, भूटान में इसके इम्पैक्ट में हमेशा रहते हैं। द ग्लोबल सिस्मिक कॉन्टेक्स्ट हाइटन्स द अर्जेंसी। द ग्रीस अर्थक्वेक, ठीक है, जिसमें 5000 किलोमीटर दूर आया था और वहां पर उसने सबको नुकसान पहुंचा दिया। अब देखो, जब अर्थक्वेक पढ़ ही रहे हो तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना। अर्थक्वेक जब पढ़ ही रहे हो तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो नुकसान क्या होता है। तो अर्थक्वेक में 3 तरह की वेव निकलती है, पी वेव, एस वेव और एक होती है एल वेव। इसे कहते हैं प्राइमरी वेव। ये आपकी चली जाती है सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, सबसे पास हो जाती है, ठीक है, गैसेज से पास हो जाती है, साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल करती हैं। और जो एस वेव्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे जाती है, ओनली थ्रू सॉलिड, सॉलिड के पास थ्रू ही पास होती हैं। और जो आपकी एल वेव्स होती हैं, एल वेव्स को कहा जाता है सरफेस वेव्स,
ठीक है। ये जो सरफेस वेव्स होती हैं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टेबल होती हैं और ये क्या करती हैं, सरफेस के ऊपर ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाती है। जैसे मान लो आया हिमालय में और जयपुर की कोई बिल्डिंग गिर गई तो कौन सी वेव्स होंगी, अगर हिमालय में उसका फोकस था तो कौन सी होगी, आपकी सरफेस वेव्स होंगी, एल वेव्स होंगी, ठीक है। कई बार एक और नाम दिया जाता है रेले वेव्स। अब रेले वेव्स क्या होती हैं, ये सरफेस वेव्स ही होती हैं बट ऐसे ऑसिलेशंस में चलती हैं, ठीक है, इन्हें रेले वेव्स भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो दीज आर मोस्ट डिस्ट्रक्टेबल वेव्स, ठीक है, क्रिएटेड बाय द अर्थक्वेक। समझ गए, तो बेसिक सी बातें याद रखना, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप लोगों ने काफी बार पढ़ा भी होगा, safe haven no more, sexual violence in workplace and the educational institutions is worrying। देखो हुआ क्या समझना, इसमें एक केस भी है 14 जुलाई का ना, फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज बालासोर उड़ीसा का केस है। देखो होता क्या है समझना, है ना, एग्जाम में भी आने वाली चीजें हैं क्योंकि काफी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। अब देखो आज के ज़माने में सबसे बढ़िया, है ना, हालांकि हमेशा से सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसका होता है, महिलाओं का, वुमेन्स का, ना। आप जब युगों से बाहर निकलोगे ना, द्वापर युग, सॉरी, आप जब वेदों के बारे में पढ़ोगे तो वेदों के टाइम पर महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी थी, है ना, शादी की एज 16 ईयर होती थी, है ना, लक्ष्मी की तरह पूजा जाता था। और उसके बाद धीरे 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 सब कुछ बदल गया। सबसे दयनीय, सबसे अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन किसी की हुई, किसी के हालात बुरे हुए हैं तो वो कौन है, महिलाएं हैं। और उसके लिए बार बार बहुत सारे रूल्स भी बनाए जाते हैं। तो आज के ज़माने की अगर मैं बात करूं, है ना, चाहे वो सती प्रथा की मैं बात कर रहा हूं, चाहे मैं विधवा या विडो रीमैरिज की बात कर रहा हूं, है ना, वो हमेशा एक्सप्लॉयटेशन वुमेन का ही होता है। चाहे मैं मुस्लिम्स के अंदर बात करता हूं, ट्रिपल तलाक की, चाहे किसी भी रिलीजन में आप चले जाओ, हर रिलीजन क्या होता है, मेल डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या कह रहा है। तो हेवन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल है, ठीक है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि यार मेरी बच्ची जो है ना, मेरी बेटी, वो स्कूल में सबसे सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं, वो पढ़ने गई है, शिक्षा का मंदिर है वो। कॉलेज में अगर बेटी गई हो तो ऐसा लगता है कि यार वो पढ़ने गई है ना, तो उसको मंदिर माना जाता है, उसे हम पूजा करते हैं उसकी। पहले जब हम बचपन में थे तो स्कूल में गेट पे अंदर जाने से पहले ऐसे छू के भी जाते थे कि चलो भगवान की यहाँ जा रहे हैं। आजकल ये कल्चर खत्म हो चुका है, बाद की बातें हैं। तो वहाँ पर पेरेंट्स बड़े खुश रहते हैं। जैसे कोई महिला किसी ऑफिस में जॉब करती है, वो बताती है कि ऑफिस बहुत अच्छा है ना, बॉस बहुत अच्छे है, सब बहुत अच्छा है, तो घर वालों को लगता है कि यार बिल्कुल स्वर्ग में रह रही है, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट यहीं पर होता है। ये बात भी आप याद रखना। हमारा जो नेशनल जो NCRB है, क्राइम रिपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है, ब्यूरो, उसका डाटा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा वुमेन के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो वर्क प्लेस में ही होता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक केस समझाया था, आपको याद होगा, भावरी देवी का केस, जो कि राजस्थान की होती है, आंगनवाड़ी में जॉब कर रही होती हैं और उनका काम था चाइल्ड मैरिज को रुकवाना। और जब चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए वो एक घर में जाती हैं जहाँ पर एक बच्ची की शादी की जा रही थी, और वो जो अपोज करती है तो उसके हस्बैंड के सामने उनका रेप कर दिया जाता है, गैंग रेप हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में बातें पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद 1997 में क्या लाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद 1997 में विशाखा गाइडलाइंस लाती है। और उसके बाद जो वर्क प्लेस होता है, उस वर्क प्लेस के अंदर उनकी वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए क्या होता है, पोस एक्ट लाया जाता है। और पोस एक्ट कौन से ईयर में आता है, 2013 में आ जाता है, ठीक है। और पोस एक्ट के अंदर ये कहा गया कि तुम्हें एक इंटरनल जो कमेटी है वो बनानी होगी, ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी, ठीक है, जो एक ऐसा ऑफिस जिसमें 10 मेंबर से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर ICC होनी चाहिए। एंड इट इज़ मैंडेटरी, कंपलसरी होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना के रखते, इवन बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये नहीं होती है। और उसमें दिक्कत ये है ना कि वहाँ पर अगर बना दी गई तो बहुत बार ये होता है कि जो उसका हेड है वही सेक्सुअल हैरेसमेंट में फंस जाता है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर हेड बने बैठे हैं वही इसमें इन्वॉल्व है। अगर वही इन्वॉल्व नहीं होंगे, वही अगर साफ हैं, अच्छे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। जैसे ये केस की बात कर रहा है, मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूँ। फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज है आपका बालासोर उड़ीसा में। एक 20 साल की लड़की ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसका जो कॉलेज का प्रोफेसर था वो उसे सेक्सुअली हैरेस कर रहा था, ठीक है। और उसने काफ़ी बार कंप्लेंट भी की, लेकिन किसी ने उसकी कंप्लेंट ही नहीं सुनी।
और उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा बहुत से पहले पास्ट में ऐसे इवेंट हो चुके हैं कि एक बार एक इवेंट हुआ था, मुझे बताना कौन से स्टेट की बात है ना, देखता हूँ कौन इस बात को सर्च करके लाता है, रिसर्च करता है इसके ऊपर, है ना, कि वो लड़की जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर और कहती है कि मेरे साथ वो बदतमीजी करते हैं, मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, मेरा रेप हो सकता है, मुझे बचाओ। पुलिस वाले ये तक कह देते हैं कि रेप हुआ तो नहीं है ना, होगा जब देखेंगे। और इवन 10-15 दिन के बाद क्या होता है, उस लड़की का रेप हो जाता है और उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। तो हमारा सिस्टम इतना खराब हो चुका है, जिसे हम हेवन स्वर्ग मानते हैं, वहीं पर हमारी जो बच्चियां हैं वो सबसे ज्यादा अनसेफ हैं। तो इनको सेफ कैसे बनाओगे तुम? तो एक बार एक केस याद करो जिसके बारे में इसने स्टार्टिंग में यूज किया है, कौन सा, आपका निर्भया रेप केस। जब निर्भया रेप केस हुआ था, ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा आपके वहां पर आरजी कर जो हॉस्पिटल है वेस्ट बंगाल में, वहां पर भी रेप केस हुआ, ठीक है। तो उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। निर्भया रेप केस में 2012 में आप विश्वास नहीं करोगे कि चलती बस के अंदर उस लड़की के साथ रेप होता है और इवन 20-25 किलोमीटर तक वो बस घूमती रहती है, ठीक है, और सुनसान सड़क है, उसके ऊपर वो बस घूम रही है, उसमें उस बच्चे के साथ रेप हो रहा है, वो चिल्ला रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पर कोई पुलिस वाले की गाड़ी नहीं थी, कोई पेट्रोलिंग ही नहीं कर रहा होता है। अब सोचो कि ऐसे हालात में हम कानून तो बनाकर बैठे, लेकिन कानून का इंप्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए। अब तुम पोस्ट एक्ट बना के बैठे हो, किसी ऑफिस में 25 आदमी काम करते हैं और किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, वो शिकायत करती है ना, बॉस ही उसमें शामिल है, तो बॉस क्या करेगा, उसे कहेगा मैं कैरियर खराब कर दूंगा, या तो तुम अपनी शिकायत वापस ले लो या तुम जॉब छोड़ के चली जाओ। ये है। अब तुम बच्चियों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, ठीक है, तुम उन्हें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और कल को जाकर वह एनवायरनमेंट ही उसे ऐसा ना मिले तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। तो हम कब तक सेफ्टी करते रहेंगे जब तक कानून उसके लिए ना बने। जैसे निर्भया रेप केस था, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, धीरे धीरे जो छूटना था सब छूट गए, जिनको कुछ होना था उनको सजा पड़ गई, है ना। अभी आरजी उसका कॉलेज में वो है ना, अभी 14 जुलाई को 20 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो इन सब के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, यही इसमें ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना, और भी बहुत सारे इसने रेप केसेस की बात की इसके अंदर, ठीक है। हालांकि निर्भया रेप केस के बाद एक चीज थी जो क्या थी, इसके अंदर 0 FIR का कॉन्सेप्ट आ गया था। और 0 FIR का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आप, है ना, जस्टिस वर्मा लेकर आई थी, अगर आप किसी के खिलाफ FIR करना चाहते हो लेकिन आप वहां उस थाने में नहीं कर पा रहे हो जहां क्राइम हुआ है ना। जैसे उसमें निर्भया में यही हुआ था कि वो रेप हुआ, वो शिकायत करने गए तो पुलिस वाले बोले कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, चलती बस थी, वहां पर रेप हुआ था उस थाने जाओ, वहां पर रेप हुआ था उस थाने जाओ। तो एक नया मैकेनिज्म आया 0 FIR, कि आप किसी भी जगह के क्राइम को कहीं भी रिपोर्ट करा सकते हो। वो एक 0 FIR होगी, आपको FIR नंबर नहीं मिलेगा बट लॉज हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद उस कंसर्न थाने में वहां से एक FIR आएगी और उसे मजबूरन लिखना पड़ेगा। जैसे आसाराम वाला केस है, आसाराम वाले केस में ये हुआ था, एक 16 साल की लड़की से रेप होता है और रेप होने के बाद वो लड़की के घर वाले पहले तो मानते नहीं रेप हुआ है, क्योंकि वो उसकी पूजा करते थे, आसाराम की भगवान की तरह मानते थे। बाद में जब पता चला कि हाँ रेप हुआ है बच्चे के साथ, तो वो FIR करने गए, किसी ने लिखी नहीं, क्योंकि जोधपुर पूरा आसाराम का गढ़ है, वहां पे तो नहीं लिखा गया। उन्होंने दिल्ली जाकर किसी पुलिस स्टेशन में FIR कराई, 0 FIR, और उसके बाद वो आदमी आज जेल में है। तो उसका एक बेनिफिट जरूर निकला, कौन सा था, 0 FIR, समझ गए। उसके बाद कहानियां जो की त्यों चल रही है। NCRB जो है आपका, ठीक है, नेशनल क्राइम जो आपका रिपोर्ट ब्यूरो है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2022 का डाटा मेरे पास, याद रखना 23 का भी पब्लिश नहीं हुआ है, 22 का ही डाटा है। सबसे ज्यादा महिलाओं के 4 लाख यानी कि 445,256, है ना, 4.5 लाख के आसपास केस रजिस्टर हुए थे, जिसमें मैक्सिमम केस क्या थे, क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड एंड द फैमिली मेंबर्स 31.4%, और रेप केस में उसकी रेट कितनी थी, 7.1% रेप केसेस भी थी, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते थोड़ा सा आगे। The POSO Act defines sexual harassment to include unwelcome acts such as physical contact and sexual advance, a demand or request for the sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography, and any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of a sexual nature. The Supreme Court, in a landmark judgment in the Vishakha and others versus State of Rajasthan 1997 case, gave Vishakha guidelines. These guidelines found on the basis for the sexual harassment of the woman at the workplace, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड द रिड्रेसल एक्ट 2013, और इसके ICC में 10 मेंबर मैंडेटरी होते हैं। अगर आप नहीं रखते हो तो आपको फाइन भी पड़ सकता है, और आपका जो इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस वो भी क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Some cheer
इंडिया नीड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी सोर्सेज टू कीप ट्रेड डेफिसिट फ्लो लो। होता क्या है समझना है ना। The Commerce Ministry monthly export-import data indicate that June's merchandise trade show the sharpest uptick in outbound shipments to the US in 14 months at a growth rate of 23.5% to $8.3 billion. It is important to note that refined petroleum products have traditionally constituted the largest chunk of the India's goods एक्सपोर्ट। हमने जो एक्सपोर्ट किया उसमें 15% के लगभग क्या था, पेट्रोलियम ही था। अब देखो होता क्या है, मान लो रशिया है, ठीक है, रशिया से हम क्या खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं। हालांकि ट्रंप साहब जो है, आप ट्रंप साहब को तो जानते हो, उन्होंने कहा था कि अगर कोई रशिया से ऑयल खरीदेगा तो मैं उसके ऊपर 500% क्या लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। वो 100% के ऊपर आ चुके हैं। और हम रशिया से इसलिए खरीदते हैं, इंडिया रशिया से इसलिए खरीदता है क्योंकि रशिया जो है वो आज के टाइम पर क्या दे रहा है, सबसे सस्ता दे रहा है, चीप दे रहा है, क्योंकि उसके पास मार्केट में दूसरा सप्लायर ही नहीं है। जब सप्लायर नहीं है तो उसकी मजबूरी है उसे चीप सस्ते में देना पड़ेगा। तो भारत सस्ते में खरीद रहा है, अपने भंडार भर रहा है, ठीक है, स्टोर कर रहा है भारत। अमेरिका कह रहा है कि अगर तुम रशिया से लोगे तो मैं तुम्हें फाइन लगा दूंगा। अब मुझे अमेरिका की भी सुननी है, मुझे रशिया से भी निपटना है ना, मुझे चाइना जैसे देशों से भी निपटना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रशिया से मंगवा लेता हूँ पेट्रोलियम, ठीक है, आ गया मेरे पास। अब मैं उसको रिफाइन कर करके नए प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो होता क्या है, मैं एक तरफ इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास कैसा आना चाहिए, सस्ता आना चाहिए, ठीक है, और उसी प्रोडक्ट को मैं रिफाइन करके क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले इंपोर्ट किया, मंगवाया सस्ता, अब एक्सपोर्ट कैसा करूंगा, थोड़ा सा महंगा करूंगा ना। अगर मैं चीप ही कर दूंगा तो मेरा फायदा नहीं होगा। तो मैं सस्ता मंगवा के महंगा बेच रहा हूं, तभी तो मैं फायदा कमाऊंगा। तो डेफिसिट क्या होता है, बजट पढ़ा है कभी, यही तो होता है कि मेरी टोटल इनकम मान लो 10,000 रुपये, टोटल खर्चा एक्सपेंडिचर मान लो 12,000 रुपये, और मान लो उसके ऊपर मेरा खर्चा कितना हो गया, 2,000 एक्स्ट्रा हो गया। और जब 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो उसके ऊपर क्या होगा, 2,000 रुपये मेरा डेफिसिट हो गया। तो अगर मैं बजट की सेंस में बात करूं तो फिस्कल डेफिसिट हो गया, अगर मैं ट्रेड की सेंस में बात करूं तो ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो अगर मुझे ट्रेड डेफिसिट को कम रखना है तो मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ध्यान रखना होगा। तो अगर मान लो रशिया जो है, मेरा 15% पैसा कहां से आ रहा था, पेट्रोलियम से। अब मान लो अमेरिका ने कह दिया कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो मेरे पास 100% टैरिफ भी तो लग चुका है ना। तो मुझे उससे निपटने के लिए क्या करना होगा, मेरे प्रोडक्ट को थोड़ा महंगा करके बेचना होगा। अगर मैं महंगा करके बेचूंगा तो दुनिया में हो सकता है कि उस देश को कहीं और सस्ता मिल रहा हो, वो मुझसे खरीदे ना, तो हो सकता है मेरा डेफिसिट बढ़ जाए। तो मुझे ट्रेड डेफिसिट को क्या करना है, कम रखना है। उसके लिए मुझे क्या एफर्ट लगाने चाहिए, उसी की बात इसमें की गई है और कुछ भी नहीं है। समझ गए, कौन सी मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री इसके लिए ध्यान रखती है। While many believe US President Donald Trump is unlikely to stay the course on his threat of 100% secondary tariffs on the countries buying Russian crude to pressure Moscow to end its invasion of the Ukraine, it hints and ठीक है, क्या हो जाएगा इसके अंदर, बेसिकली तो वही बात कर रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़े, और उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो बेसिकली एनर्जी सोर्स उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब हमें दूसरे चीज़ों पर भी चले जाना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर अगर मैं बात करूं क्लीन एनर्जी की, तो हमें किसकी तरफ चले जाना चाहिए, क्लीन एनर्जी की तरफ चले जाना चाहिए, और क्लीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके, ताकि हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पर ना रहे और हम अपने आप पे डिपेंड हो जाए, तो हमें टैरिफ का कोई डर ही ना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से लगभग 46.93% पैसा कमाते हैं, चाय से हम 32.64% एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मीट डेयरी पोल्ट्री से 19.7, मैरीन प्रोडक्ट्स हम 13.33% पैसा कमाते हैं। तो ये सारे इस आर्टिकल की क्या थी, न्यूज़ एक्सट्रैक्ट की हुई, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, रीथिंकिंग द रीइंफोर्स्ड वन फ्रंट वॉर कॉन्सेप्ट। देखो होता क्या है, ये बात हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं ना, आप सभी जानते हो, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्या। देखो, इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट हैव लॉन्ग वरीड अबाउट द डीपनिंग सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। देखो, मैंने कहा ये मेरा भारत है, ठीक है, और इस भारत के बगल में यहाँ बैठा है पाकिस्तान और यहाँ बैठा है चाइना। तो एक्चुअल में मुझे चाइना से कोई खतरा ही नहीं है, ये इसमें डिस्कस किया गया है। एक्चुअल में पाकिस्तान जो है ना, वो चाइना के लिए
टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। जैसे अभी हमारा पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा, आपने याद भी कर लिया होगा सब कुछ। पहलगाम इंसिडेंट जो हुआ था उसके बाद हमने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जो मैक्सिमम चीजें यूज कर रहा था वो किसकी कर रहा था? चाइना की। तो चाइना इज एक्चुअली टेस्टिंग, क्या टेस्ट कर रहा है? अपने वेपन्स को टेस्ट कर रहा है। किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट। तो एक्चुअल में ये कह रहा है कि कभी भारत चाइना हो ही नहीं सकता है, हमेशा लड़ाई वन फ्रंट पे रहेगी, और वो क्या है? भारत पाकिस्तान। बट पाकिस्तान के रूप में, पाकिस्तान के भेस में बैठा कौन है वहां? चाइना बैठा है। ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहा है और बिल्कुल सच कह रहा है। आप देख लो, किसी भी सिनेरियो को उठाकर देख लो, हर चीज में पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए चाइना आ जाता है। चाहे आप बात कर लो मिलिट्री की, पूरी हेल्प देता है। चाहे आप बात कर लो टेक्नोलॉजी की, चाइनीज टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहे थे सारे के सारे, ठीक है। चाहे आप बात कर लो आर्म्स की, हथियारों की, चाइना वहां पर देता है, टेस्टिंग करवाता है, ठीक है। वो भी देखता है कि मेरे हथियार कितने चलते हैं, हालांकि नहीं चले बाद की बात है। इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस वही प्रोवाइड कराता है पूरा। इवन जो स्पेस, अभी देखा होगा पाकिस्तान लूनार मिशन कर रहा है चाइना के साथ मिलकर, है ना, पहला उसका लूनार मिशन होगा, तो उसमें भी उसकी हेल्प कर रहा है। दूसरी तरफ क्या है? बाइडू, बाइडू जानते हो, जैसे गूगल है ना, ऐसे क्या होता है? बाइडू होता है वहां पे, है ना, उनका खुद का जीपीएस और खुद का इंटरनेट सिस्टम होता है, ठीक है, चाइना का। तो बाइडू की हेल्प से वो नेविगेशन यूज करता है और भारत पे मिसाइलें डालता है, तो उसने बाइडू का यूज किया होता है। हमारे पास जीपीएस का ऑप्शन है, लेकिन हमने खुद का बना रखा है। कौन सा? IRNSS, आपने पढ़ा होगा, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, है ना। और ये इसकी को हम क्या कहते हैं? देसी भाषा में नाविक भी कह देते हैं, ठीक है, नाविक भी इसका निकनेम है, समझ गए। तो पाकिस्तान की हेल्प पूरी तरीके से कौन कर रहा है? चाइना। तो एक्चुअल में द वॉर इज वन फ्रंट, ठीक है, दो फ्रंट पे लड़ाई नहीं, एक ही फ्रंट पे है। बट एक फ्रंट पे चाइना बैठा है, किसके रूप में? पाकिस्तान के रूप में। ये इसमें डिस्कस किया गया और कुछ भी नहीं है, जस्ट इसको रीड कर लेना, सारी चीजें रीड करने वाली है, ठीक है। वही नाटो, साउथ कोरिया, ठीक है, पाकिस्तान मिलिट्री, वही ऑपरेशन सिंदूर, वही सब बातें इसने घुमा फिरा के इसमें डिस्कस की हुई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। फॉर एवरी चाइल्ड फ्री फॉर अडोप्शन 13 पेरेंट्स वेट इन द लाइन। देखो बहुत बार क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं ना, या जो कपल्स होते हैं, उनको बच्चे अडॉप्ट करने होते हैं, ठीक है, किसी कारणवश उनके पास बच्चा नहीं है, ठीक है, और वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, है ना। अब जब वो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हो तो हमारे भारत में बच्चों के अडॉप्शन से रिलेटेड लॉज बड़े ही क्या हैं, कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंगल कपल बच्चे को अडॉप्ट करना चाहे तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम है। ये लड़कियों के लिए फिर भी ईजी है, लड़कों के लिए ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। अब एक रिपोर्ट निकल के आती है, एक डिपार्टमेंट है कारा। व्हाट इज कारा? तो याद रखना, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कारा फॉर सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये बताता है, ये वो अथॉरिटी है जो भारत में बच्चों को अडॉप्शन से लेकर काम करती है। इसकी एक रिपोर्ट है जो कह रही है in 2021 26,734 prospective parents registered in the कारा पोर्टल, ठीक है, इतने लोगों ने पेरेंट्स ने रजिस्टर किया कि हमें बच्चे को चाहिए, और उसमें सिर्फ 2430 चिल्ड्रन ही लीगली फ्री थे अडॉप्शन के लिए। मतलब इतने लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ बच्चे इतने अवेलेबल हैं। तो ये किसकी नाकामी दिखा रहा है? कारा की, है ना। जो आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं ना, जो उनके जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ट्रैफिक के ऊपर बहुत सारे बच्चे है ना भीख वगैरह मांगते नजर आ जाते हैं, ठीक है, जो अनाथ आश्रम में रहते हैं। तो क्यों ना इन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाए, उनकी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा लाइफ हो जाएगी उनकी, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा। तो लोग अडॉप्ट तो करना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये डिस्कस की हुई है, बट बच्चे ही नहीं है। बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि जो कारा है वो काम ही नहीं कर रहा ढंग से। अब सोचो 2021 में इतने लोगों ने अप्लाई किया और सिर्फ कितने बच्चे अडॉप्ट करवाए गए? 2430। इन अदर वर्ड्स देयर वर 11 प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स फॉर एवरी चाइल्ड फ्री फॉर अडॉप्शन इन 2021। जितने बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए फ्री थे बच्चे, उसके अंदर एक बच्चे के ऊपर 11 पेरेंट्स थे जो उसको अडॉप्ट कर सकते थे, ठीक है। तो वही जस्ट बात की गई। सबसे ज्यादा कहां पर है जो पेरेंट्स ने रजिस्टर किया है? याद रखना 2025 में तो तमिलनाडु पहले नंबर पे है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, जहां पर लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया कि हम बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो 2-4 बेसिक सी बातें याद रखना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। 2017 में 1 साल का टाइम लगता था बच्चे को अडॉप्ट करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है
2022 में 3 साल लगते थे बच्चे को अडॉप्ट करने में। आज के दिन अगर एट प्रेजेंट 2025 में आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हो, ठीक है, और बच्चा अवेलेबल है, उसके बाद आपको अडॉप्ट करते करते 3.5 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर के अंडर में आपका कारा काम करता है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। कारा कौन से उसको कन्वेंशन को मानता है? तो याद रखना, हेग कन्वेंशन ऑन द इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993। आप चाहो तो किसी दूसरे देश से भी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, इंटर कंट्री भी आप बच्चा अडॉप्शन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर वहाँ भी बच्चे अडॉप्ट करने के लिए अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से भी अडॉप्ट कर सकते हो। कोई बाहर का आदमी भारत के बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है अगर वो अवेलेबल है तो, ठीक है। और कौन सा एक्ट के अंडर में इसको अवेलेबल कराया गया? तो याद रखना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जो कि नाबालिग बच्चों की बात करता है, ठीक है। जो बिलो 18 ईयर एक एज होता है उसे हम जुवेनाइल कह देते हैं, ठीक है, नाबालिग जो होता है, ठीक है। अडॉप्शन इज गवर्न बाय 2 लॉज इन इंडिया। भारत में 2 तरीके से अडॉप्शन को गवर्न किया जाता है। एक हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट है, जिसमें हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट ये सब आते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे हिंदू ही कंसिडर किए जाते हैं। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। और दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015। इन दोनों एक्ट से बच्चों को अडॉप्ट करवाया जाता है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। Ties in region back in focus with PM's visit to the Maldives। मोदी जी अभी कहाँ गए थे? 26 जुलाई को माले किसकी कैपिटल है? मालदीव्स की। और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, तो यहाँ पर मोदी जी गए। ये आदमी को आप जानते होंगे, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। क्या नाम है? मोहम्मद मोइज़ू। ये वही मोहम्मद मोइज़ू है जिसने चाइना के उसमें आकर, ठीक है, उसमें चाइना के चक्कर में आकर क्या किया, इन्फ्लुएंस में आकर चाइना की तरफ इसका झुकाव हो गया। इसने हमारे मिलिट्री को वहाँ से भगा दिया, इसने भारत से सारे रिश्ते तोड़ दिए। बाद में जब चाइना ने हेल्प नहीं की तो उसको वापस भारत आना पड़ा और भारत से मिला। अब मोदी जी भी दोबारा से रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। आप ये बात जानते हो, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, नेकलेस, डायमंड, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो हम भी चाहते हैं कि उसको काउंटर करें। तो जहां चाइना अपने पैर रख देता है, हम चाइना को वहां से निकालने के लिए दोबारा से पहुंच जाते हैं। बस ऐसा है, इतनी लैंग्वेज में समझोगे तो समझ जाओगे। तो मोदी जी पहुंचे कहाँ पे? मालदीव्स। कैपिटल ऑफ मालदीव इज माले। मिले किससे? मोहम्मद मोइज़ू, प्रेसिडेंट ऑफ द मालदीव्स। और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम दोबारा से अपने रिश्तों को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। सिंपल से याद रखना, हमारा उसके साथ एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस बहुत गहरा नाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जब वो 1965 में आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था 26 जुलाई को, ठीक है। मोदी जी जाएंगे अभी, है ना, गए नहीं है मोदी, टू अटेंड जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहला कंट्री जो था, जो रिकॉग्नाइज किया उसे 1965 में, वो कौन था? भारत था। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स रह चुके हैं दोनों किसके? सार्क के। सार्क कब बना होता है आप जानते हो? चलो बताना मुझे, सार्क कब बना होता है, ठीक है, कौन सी ईयर में बना होता है? 1985 इज द राइट आंसर वैसे, ठीक है। टोल गेट ऑफ इन इंडियन ओशियन किसे कहा जाता है? मालदीव्स को कहा जाता है। इसीलिए हम मालदीव्स में हमारी आर्मी बैठा के बैठे थे कि मान लो ये इंडिया है और कल को इधर से अफ्रीका से कोई मुझ पर अटैक करता है, तो मालदीव्स में मेरी आर्मी बैठी है तो मैं उसे यही रोक लूँ। लेकिन जब इसने मुझे हटा दिया तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कहलाता है? इसको हम टोल गेट इन इंडियन ओशियन भी कह देते हैं, ठीक है। हम उनको जो आपका मालदीव जो लगभग 1200 कोरल आइलैंड्स के ऊपर भी बना हुआ है, ये भी बेसिक सी बात याद रखना, ठीक है। हम उसे क्रेडिट लाइन भी देते हैं, कितने रुपए की? $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट हमने उसे मार्च 2019 में दी थी। फैक्चुअल डाटा याद रखना, कितनी? $800 मिलियन क्रेडिट लाइन। आप जानते हो जितना पैसा चाहे वो यूज कर सकता है, फिर भर सकता है, ठीक है। हमारे ट्रेड एग्रीमेंट उससे 1981 में सेटल हुए थे, उसके बाद से हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऑपरेशन कैक्टस आप जानते हो, लिट्टे ग्रुप के लोगों को मारने के लिए राजीव गांधी ने क्या किया था? एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन कैक्टस। कौन था उनका लीडर? अब्दुल्ला लुतूफी को मारने के लिए, ठीक है, मार दिया गया था, ठीक है। एक ये कब हुआ था? 1988 में। और एक ऑपरेशन 1987 में भी हुआ था, वो श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका के लिट्टे ग्रुप के लोगों को मारने के लिए। और वो ऑपरेशन क्या था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पवन। और बाद में इन्हीं लिट्टे ग्रुप के लोगों ने 21 मई 1991 को किसका असैसिनेशन कर दिया था? राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया था, उनको मार दिया था, ठीक है। हमने एक ऑपरेशन नीर भी किया था, ठीक है, 2014 में। क्या हुआ था? जो आपका मालदीव्स है उसके अंदर जो वहाँ की कंपनी है, ठीक है, माले वाटर एंड सीवरेज कंपनी, इसमें आग लग गई थी। और जब इसमें आग लग गई तो सारा का सारा ये खराब हो गया, तो पानी फिल्टर नहीं हो पा रहा था, पानी नहीं पी पा रहे थे वो लोग।
है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से पानी भेजा होता है, ऑपरेशन नीर हमने किया होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया सीक्स यूएस नोड फॉर को प्रोडक्शन ऑफ जेवलिन मिसाइल। जेवलिन मिसाइल क्या होती है, तो जेवलिन मिसाइल जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इंडिया यूएसए के साथ मिलकर इसको बनाना चाहता है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाना चाहता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, जेवलिन। जैसे जेवलिन आपने नाम सुना होगा ना, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो करता है, सिमिलरली आप अपने कंधे पे रख के बैठ जाओ इस मिसाइल को और चला दो। ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा नाग मिसाइल, है ना। नाग मिसाइल भी कैसी होती है, फायर एंड फॉरगेट, चलाओ और भूल जाओ। लेकिन नाग मिसाइल के लिए आपको क्या करना होता है, नाग मिसाइल कैरियर नामिका चाहिए होता है। अगर आपने डीआरडीओ पढ़ा होगा, नामिका नाग मिसाइल कैरियर चाहिए, उसके बाद ही आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी मिसाइल है जो बहुत हल्की होती है, मैन पोर्टेबल होती है, जैसा कि फोटो में दिख रहा है, आदमी अपने कंधे पर रखकर बैठ सकता है और सामने से आने वाले किसी टैंक को, है ना, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनको उड़ा सकता है, ठीक है। और ये भी फायर एंड फॉरगेट सांप की तरह काम करती है, हीट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करती है, ठीक है, समझ गए। तो इंडिया चाहता है कि ये भारत में बने, किसके कोलैबोरेशन से, यूएसए कोलैबोरेशन से, तो वो भारत में इसका प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। अमेरिका की कौन सी कंपनी है, तो याद रखना यूएस रेथॉन एंड द लॉकहीड मार्टिन कंपनी, इसके साथ मिलकर ये बनाना चाहता है। और जो जेवलिन है ये मोस्ट एडवांस्ड थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन द वर्ल्ड है, ठीक है, सबसे एडवांस है, तो भारत इसे बनाना चाहते हैं। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना। और बनाएगा तो भारत की तरफ से कौन आएगा, डीआरडीओ, क्योंकि डिफेंस के वेपन सारे यही बनाता है। और डीआरडीओ ने तो बना रखा है, आपने पढ़ा होगा पटना, पृथ्वी त्रिशूल, ठीक है, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश। तो ये जो नाग है ये हैवी होती है, 8 किलोमीटर तक रेंज में चली जाती है, और ये आपकी लाइट वेट है, मैन पोर्टेबल है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। शेयर ऑफ द क्लीन एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी स्टिल बिलो 30%। देखो अभी एक डाटा आया जिसमें बताया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा अभी भी जो पावर जनरेट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, तो थर्मल पावर प्लांट से, यानी कि कोयले से, ठीक है। हमारी डेली जो डिमांड होती है डे टाइम में, उस डे टाइम की डिमांड का 75% जो हिस्सा है वो कहाँ से आता है, कोयले से आता है। लेकिन हमें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, सोलर पे, विंड पे, हाइड्रो पावर पे, क्योंकि दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें बार बार आप रिन्यू कर सकते हो, कार्बन एमिशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कार्बन का यूज़ करोगे, एमिशन करोगे, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, पूरी धरती पानी में समा जाएगी। तो उससे बचने के लिए मुझे इन पर जाना चाहिए, लेकिन इन पर कैसे जाऊंगा, ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पर 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आ रही है, आपके थर्मल पावर प्लांट से। और जो क्लीन एनर्जी है इससे अभी भी जो मेरी एनर्जी का प्रोडक्शन हो 30% के आसपास ही पहुंचा है, तो मुझे इसे एटलीस्ट 50 तो करना ही पड़ेगा, समझ गए। बस वही डाटा इसने डिस्कस किए हैं, कोयले से 50% के आसपास है। पेरिस एग्रीमेंट आप जानते हो 2015 में हुआ था, मुझे वो अगर अचीव करना है तो मुझे कार्बन एमिशन जीरो करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। 20% लगभग सोलर से आती है, ऑलमोस्ट 25 to 30% विंड से आती है, और आपकी कोल और न्यूक्लियर से कितनी आती है, 60% आती है, आपने पढ़ा होगा। अभी एक ग्लोबल विंड रिपोर्ट भी आई थी, है ना, ग्लोबल विंड रिपोर्ट, और ग्लोबल विंड रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी थी, तो इंडिया की रैंक इस बार कौन सी थी, 4th नंबर पे था इंडिया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अच्छा, कई बार देखा होगा ना कि सरकार सब्सिडी देती है कि अपनी छत के ऊपर सोलर पैनल लगा लो, लेकिन क्यों नहीं लगा पाते। अगर आप एक बड़ा सा घर है आपके पास, अगर आप पूरे घर में पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना चाहते हो, एसी, फ्रीज, कूलर सब लगा के, तो ऑलमोस्ट आपकी कॉस्ट 5-6-7 लाख रुपए पहुंच जाती है आफ्टर सब्सिडी के बाद। सोचो कुछ टाइम बाद अगर सब्सिडी बंद करते सरकार, तो आप लगा ही नहीं सकते हो। तो हमें इसकी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, और कॉस्ट को कम करने के लिए इसका प्रोडक्शन भारत में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम बाहर से आते हैं तो महंगे पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए भी हमारा जो प्रोडक्शन है, जो एनर्जी का, वो क्या है, बिलो 30% रह चुका है, तो उसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार एफर्ट लगा रही है। तो जस्ट कुछ डाटा याद रखना। नेक्स्ट, न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन्स हाउ कॉलोनियल पावर स्टोल इंडियाज वेल्थ। देखो आपने पढ़ा होगा, जो भारत था ना, भारत को सोने की चिड़िया मुगलों के टाइम पे कहा जाता था, ठीक है, मुगल एरा में, क्योंकि मुगल यहाँ से लूटते थे, यहीं पर बना देते थे। उन्होंने तुमसे लूटा, ताजमहल बना दिया, लाल किला बना दिया, कुछ भी बना दिया, पैसा यहीं था, वो लोग यहीं रहे थे, बाहर नहीं गए थे। बट पैसा बाहर कब गया, पैसा बाहर गया ब्रिटिशर्स के आने के बाद।
तो ब्रिटिशर्स ने तुम्हारे उस सोने की चिड़िया के सोना सारा लूट लिया और तुम्हारे लिए जाते जाते 1947 में सिर्फ चिड़िया चिड़िया छोड़ गए। अब तुम उसे सोने की बना लो, तुम उसे चांदी की बना लो, तुम उसे तांबे की बना लो, कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की, तुम पे डिपेंड करता है। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने 5 ईयर प्लान चला के हम भारत को यहाँ तक लेके आ चुके हैं। और समझ में आ रही है? और भी भारत आगे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। 2047 में विकसित भारत बनने का टारगेट है। मान लो 2047 में नहीं हुआ, लेकिन 10-15 साल बाद कभी तो बनेगा विकसित भारत, डेफिनेटली बनेगा। तो जो भारत को लूटा, जो भारत से पैसा लूटा, वो किसने लूटा? ब्रिटिशर्स ने। तो हमने क्या किया, इस बार की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके अंदर इस टॉपिक को भी ऐड कर दिया कि कैसे उन्होंने भारत से पैसा लूटा होता है। और अगर तुम्हें ये जानना है तो एक बहुत अच्छी बुक है इसके ऊपर, है ना, दादा भाई नेरोजी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दादा भाई नेरोजी। और जो दादा भाई नेरोजी थे आपके, बेसिकली वो दादा भाई नेरोजी फर्स्ट इंडियन पर्सन थे हु वाज इलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, इन 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले पहले इंडियन थे वो। दादा भाई नेरोजी का एक न्यूज़पेपर भी चलता था जिसका नाम क्या था? राष्ट्र गोफ्तार, ठीक है, राष्ट्र गोफ्तार। इवन दादा भाई नेरोजी इज कंसीडर्ड एज द को फाउंडर ऑफ कांग्रेस। इन्हें कांग्रेस का को फाउंडर भी कंसीडर किया जाता है। इवन इन्होंने कांग्रेस का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा होता, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने रखा था, समझ गए। और कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में 28 ऑफ द दिसंबर को, ठीक है। ये बेसिक सी बातें याद रखना, समझ गए। तो इन दादा भाई नेरोजी की एक बुक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है याद रखना, ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें हम कह देते हैं, याद रखना। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ठीक है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी एक बुक है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत का पैसा लूटा गया। और हम अब इसको किस में ऐड कर रहे हैं? एनसीईआरटी के चैप्टर में। और हमने क्या किया एनसीईआरटी के चैप्टर में? अगर आपने यही वाली न्यूज़ अगर इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी होगी तो उसके टाइटल को बदल दिया और उन्होंने कुछ नहीं किया, है ना, इसलिए मोस्टली न्यूज़ सेम होती हैं। तो उसमें क्या लिखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने जो आपका टीपू सुल्तान है ना, हैदर अली है, ठीक है, उनके मैसूर है ना, मैसूर पढ़ते हो आप लोग कि मैसूर वाज फाउंडेड बाय हैदर अली, उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान, 4 लड़ाइयाँ होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मैंगलोर, आपका श्री रंगपट्टनम, और उसके बाद 1799 में खत्म हो जाता है। वो सब एक्सक्लूड कर दिए गए, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो आप आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। ओके, मिलते हैं दोबारा फिर कभी दूसरे लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।